जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 101 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। आई बटन की क्लास आपको कैसे मिलेगी? जो आप लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है पहली क्लास मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने बुक से प्लस जो है पीवाईक्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिनको वेबसाइट से करना है, सिंपली गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की हमारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। तो BPSC 101 आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, लोकतंत्र और लोकमत के अंतः संबंध का परीक्षण कीजिए। यानी कि लोकतंत्र और लोकमत में जो है क्या अंतः संबंध है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति जनता के हाथ में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन का संचालन करती है। इसमें लोगों की राय, विचार और इच्छाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यही राय या विचार जब सामूहिक रूप से सामने आते हैं तो उसे लोकमत कहा जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र और लोकमत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का गहरा संबंध है। यानी कि जब कोई राय विचार जब सामूहिक रूप से सामने आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकमत कहते हैं। यहाँ पर जो लोकतंत्र होता है और लोकमत दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कंप्लीमेंट होते हैं, और दोनों का दूसरे में एक दूसरे में गहरा संबंध होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं लोकमत क्या है। तो लोकमत का अर्थ होता है जनता की सामूहिक राय। यह किसी विषय, नीति, निर्णय या सामाजिक मुद्दे पर आम जनता की सोच और प्रतिक्रिया को दर्शाती है। लोकमत विभिन्न माध्यमों जैसे जन सर्वेक्षण, चुनाव, जन आंदोलन, मीडिया आदि के द्वारा सामने आता है। जैसे कभी कभी मीडिया क्या करती है, पोल करवाती, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम एक तरीके से लोकमत कह सकते हैं। जो चुनाव होता है वो भी एक लोकमत का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो लोकमत का अर्थ होता है जनता की सामूहिक राय। ये किसी विषय पर हो सकती है, किसी नीति पर हो सकती है, किसी निर्णय पर हो सकती है, या फिर सामाजिक मुद्दे पर आम जनता की सोच और प्रतिक्रिया को दर्शाता है। लोकमत विभिन्न माध्यमों जैसे जन सर्वेक्षण, चुनाव, जन आंदोलन, मीडिया आदि के द्वारा सामने आता है। अब यहाँ पर देखते हैं लोकतंत्र में लोकमत की क्या भूमिका है। तो सबसे पहला काम होता है लोकमत का नीति निर्माण में सहयोग करना। तो लोकतांत्रिक सरकारें नीति बनाते समय लोकमत का ध्यान रखती हैं। अगर जनता किसी नीति के पक्ष में नहीं है तो सरकार को उसे बदलना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए सरकार कोई कानून बनाती है और उस पर क्या हो, आम जनता की जो है राय उस पक्ष में नहीं है, तो सरकार को वो कानून बदलना पड़ेगा। प्रशासन में पारदर्शिता। लोकमत सरकार को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाता है। जनता की आलोचना या समर्थन से सरकारें अपने काम काज में सुधार लाती है। चुनाव में निर्णय। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। जनता का मत ही तय करता है कौन शासन करेगा। यहाँ लोकमत सीधे लोकतंत्र को दिशा देता है। इसके बाद विपक्ष की भूमिका को बल। यदि सरकार जनहित में कार्य नहीं कर रही है तो लोकमत विपक्ष को मजबूत कर सकता है और सत्ता परिवर्तन संभव हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखी लोकतंत्र में लोकमत की क्या भूमिका होती है। नीति निर्माण में सहयोग होता है इसका, प्रशासन में पारदर्शिता, चुनाव में निर्णय, और जो है विपक्ष की भूमिका को बल मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं लोकतंत्र के लिए लोकमत क्यों जरूरी है। तो लोकमत के बिना लोकतंत्र केवल एक ढांचा रह जाता है। एक जागरूक, विचारशील और सक्रिय लोकमत ही लोकतंत्र को जीवंत और प्रभावशाली बनाता है। यदि जनता उदासीन हो जाए या भ्रामक प्रचार में उलझ जाए तो लोकतंत्र कमजोर पड़ सकता है।
तो लोकतंत्र, लोकमत कैसे बनता है? तो लोकमत अनेक कारकों से प्रभावित होता है। मीडिया से बनता है, शिक्षा स्तर और जानकारी, नेताओं और पार्टियों के भाषण व प्रचार, सामाजिक अनुभव व इतिहास, और इसके बाद धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय विचारधाराएं। यानी कि लोकमत कैसे बनता है? मीडिया के द्वारा बन सकता है, शिक्षा स्तर और जानकारी से, नेताओं और पार्टियों के भाषण व प्रचार से, सामाजिक अनुभव और इतिहास से, और धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय विचारधाराओं से। इसके समक्ष अब चुनौतियां क्या है? तो कभी कभी लोकमत को गुमराह किया जा सकता है, जैसे फेक न्यूज या भावनात्मक प्रचार द्वारा। यह शिक्षा का स्तर कम हो तो लोकमत सूचित ना होकर भावनात्मक हो सकता है। मीडिया पर राजनीतिक प्रभाव लोकमत को पक्षपाती बना सकता है। अब मान लीजिए कोई एक लोकमत यानी कोई समूह है और यहाँ पर टीवी मान लीजिए कोई गलत गलत जानकारी दिखाई जा रही है, ये क्या होंगे? उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो यहाँ इनके सामने ये चुनौतियां इनको सामने करनी पड़ती है, यानी कि इनके सामने ये चुनौतियां आती हैं। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, गलत जानकारी इनको मिल जाती है या फिर ये भावनात्मक रूप से इनको प्रभावित किया जाता है, तो ये लोग गुमराह हो जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। तो लोकमत और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। लोकतंत्र को सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है कि लोकमत स्वतंत्र, जागरूक, विचारशील और सूचित हो। साथ ही लोकतांत्रिक सरकारों का कर्तव्य है कि वे लोकमत का सम्मान करें और जनहित में कार्य करें। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे समझा कि हमारा लोकमत क्या होता है और ये लोकतंत्र से कैसे संबंधित होता है। तो अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक रूढ़िवादिता क्या है, व्याख्या कीजिए। और ये आपका लास्ट पेपर है, तो आप लोग पेपर देके आइएगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके सभी पेपर्स कैसे हुए, हमारे चैनल से आपकी कैसी प्रिपरेशन हुई। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर है, राजनीतिक रूढ़िवादिता क्या है, व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक रूढ़िवादिता एक ऐसी विचारधारा है जो परंपराओं, स्थिरता, सामाजिक व्यवस्था और स्थापित मूल्यों को बनाए रखने पर जोर देती है। तो रूढ़िवादिता का मतलब होता है जो हमारे परंपराओं से चले आ रहे विचार हैं, उन्हीं को बनाए रखना क्या कहलाता है? रूढ़िवादिता कहलाता है। यह किसी समाज या राष्ट्र की परंपरागत राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की पक्षधर होती है और बदलाव को बहुत धीरे या सीमित रूप से स्वीकार करती है। यानी कि जो राजनीतिक रूढ़िवादिता होती है वो क्या करती है, जो पुराने विचार हैं, जो पुराने नियम हैं, उन्हीं को बनाए रखने का काम करती है और जो बदलाव को बहुत धीमे या फिर सीमित रूप से स्वीकार करती है, यानी कि बदलाव को नकारती है। क्या करती है? जो है बदलाव को नकारती है। राजनीतिक रूढ़िवादिता के मुख्य लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण लक्षण है परंपराओं का सम्मान करना। तो रूढ़िवादी विचारधारा यह मानती है कि जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं लंबे समय से चल रही है वे समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इसलिए उन्हें संरक्षित रखना चाहिए। बदलाव का विरोध। तो रूढ़िवादी लोग तेज बदलाव या क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोध में होते हैं। वे मानते हैं कि अचानक बदलाव सामाजिक अस्थिरता ला सकता है, यानी कि वो लोग बदलाव का भी विरोध करते हैं। इसके बाद स्थायित्व पर बल, समाज की स्थिरता और व्यवस्था को बनाए रखना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। अधिकार और दायित्व में संतुलन। तो यह विचारधारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी महत्वपूर्ण मानती है। इसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। तो राजनीतिक रूढ़िवादी अक्सर धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को समाज की नींव मानते हैं और इन्हें बनाए रखने के पक्ष में होते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण में भारत में कुछ राजनीतिक दल और संगठन जो भारतीय संस्कृति, संस्कारी राष्ट्र, गौरवशाली इतिहास और धार्मिक मूल्यों की रक्षा की बात करते हैं, वे राजनीतिक रूढ़िवादिता का उदाहरण हो सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी और अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी कुछ रूढ़िवादी विचारों की समर्थक रही है। इसके बाद इसके सकारात्मक पक्ष क्या है? तो सामाजिक अस्थिरता से बचाव होता है, पारंपरिक मूल्यों की रक्षा होती है, अनावश्यक और जल्दबाजी में किए गए बदलाव से बचा जा सकता है। अब इसके नकारात्मक पक्ष क्या है? तो सामाजिक प्रगति में ये बाधा आ सकती है, समानता और मानव अधिकारों के नए विचारों का विरोध हो सकता है, पिछड़ी सोच और असमानता पूर्ण व्यवस्थाओं को भी सही ठहराया जा सकता है। तो ये इसके नकारात्मक पक्ष है और इसके सकारात्मक पक्ष है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। राजनीतिक रूढ़िवादिता एक ऐसी सोच है जो है वही ठीक है के सिद्धांत पर चलती, यानी कि जो समाज में चल रहा है तो वही ठीक है, उसी सिद्धांत पर चलती है।
यह परंपरा और स्थिरता को सर्वोपरि मानती है, लेकिन यदि यह अंध रूप से लागू हो तो प्रकृति के रास्ते में रुकावट भी बन सकती है। इसलिए समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए रूढ़िवादिता और जो है प्रगतिवाद दोनों के बीच सामंजस्य जरूरी है। यहाँ पर हमने देखा कि जो है राजनीतिक रूढ़िवादिता क्या होती है उसकी व्याख्या कीजिए। तो आपका प्रश्न पीवाईक्यू में पूछा गया था। हमने आपको इस तरह आपको सॉल्व करना है अगर आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, पर्यावरणीय नारीवाद पर एक लेख लिखिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय नारीवाद क्या होता है। तो पर्यावरणीय नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पर्यावरण संरक्षण और नारी सशक्तिकरण को आपस में जोड़ती है। यह मान्यता रखती है कि जिस तरह प्रकृति का शोषण किया गया है उसी तरह महिलाओं को भी शोषण, अन्याय और असमानता का शिकार बनाया गया है। यानी कि पर्यावरणीय नारीवाद में क्या है, यानी कि जिस तरह हमने लोगों ने पर्यावरण का शोषण किया है उसी तरह जो है महिलाओं का भी शोषण, अन्याय और असमानता का भेदभाव उनके साथ किया गया है। इसलिए दोनों के बीच एक गहरा संबंध है और दोनों की मुक्ति आपस में जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं पर्यावरणीय नारीवाद की उत्पत्ति कब हुई। तो इस विचारधारा की शुरुआत 1970 और 1980 के दशक में पश्चिमी देशों में हुई। फ्रेंकोइस डी ओबोन ने सबसे पहले इको फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग किया। यह विचार भारत में बहुत महत्वपूर्ण रहा, खासकर चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसी पहलों में महिलाओं की भागीदारी ने इसे बल दिया। अब इसके मुख्य विचार क्या है। तो प्रकृति और महिला का संबंध। तो पर्यावरणीय नारीवाद यह मानते हैं कि महिलाएं प्रकृति के साथ अधिक गहरे स्तर पर जुड़ी होती हैं। वे जल, जंगल, जमीन और जैव विविधता की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। क्योंकि जो आपका चिपको आंदोलन हुआ था तो उसने ये साबित कर दिया था जो महिलाएं होती हैं वो जल, जंगल, जमीन और जैव विविधता से जो है सक्रिय रूप से जुड़ी होती है। इसके बाद शोषण की समान प्रणाली। यह विचारधारा कहती है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने दोनों महिलाओं और प्रकृति का दोहन किया है। औद्योगिकरण, उपभोगवाद और पूंजीवाद ने इस शोषण को और अधिक गहरा बना दिया है। इसके बाद महिला केंद्रित समाधान। तो पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में महिलाओं की भूमिका को केंद्र में रखना आवश्यक है। महिलाएं अपने जीवन, अनुभव और परंपरागत ज्ञान से प्रकृति के संरक्षण में विशेष योगदान दे सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पर्यावरणीय नारीवाद के कुछ मुख्य विचार थे। प्रकृति और महिला का संबंध इसमें बताया गया था, शोषण की समान प्रणाली बताई गई थी और महिला केंद्रित समाधान बताया गया था। आप देखते हैं भारत में पर्यावरण नारीवाद की कुछ उदाहरण, जैसे चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। तो उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक कर विरोध किया। गौरा देवी और अन्य महिलाओं की यह पहल पर्यावरणीय नारीवाद का जीवंत उदाहरण है। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो मेधा पाटकर के नेतृत्व में यह आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ था जो हजारों लोगों, खासकर महिलाओं को विस्थापित कर रहा था। इसके बाद वंदना शिवा का योगदान। तो भारतीय पर्यावरणविद और वैज्ञानिक वंदना शिवा ने पर्यावरणीय नारीवाद को बौद्धिक रूप से आगे बढ़ाया। उन्होंने महिलाओं के पारंपरिक कृषि ज्ञान और बीज संरक्षण की भूमिका का उजागर किया। इसके बाद देखते हैं पर्यावरणीय नारीवाद का क्या महत्व है। तो यह समाज को यह समझने में मदद करता है कि प्रकृति की रक्षा और महिलाओं की समानता एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। यह टिकाऊ विकास की दिशा में महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका को पहचानता है। यह विकास और आधुनिकता के नाम पर होने वाले पर्यावरणीय विनाश के खिलाफ एक वैकल्पिक सोच प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पर्यावरणीय नारीवाद का क्या महत्व है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो पर्यावरणीय नारीवाद आज के समय में एक बहुत ही समय सापेक्ष और महत्वपूर्ण विचारधारा है। यह न केवल महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करता है बल्कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में भी एक संवेदनशील और समावेशी रास्ता दिखाता है। यदि हम एक समानता और संतुलन आधारित समाज बनाना है तो पर्यावरणीय नारीवाद को समझना और अपनाना होगा। यानी कि अगर हमको समानता और संतुलन आधारित समाज बनाना है तो हमको पर्यावरणीय नारीवाद को समझना होगा और उसे अपनाना होगा। तो प्रकृति और नारी दोनों की रक्षा ही सतत विकास की कुंजी है। ये आप लोग कोर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न था कि जो है पर्यावरणीय नारीवाद पर एक लेख लिखिए। दूसरा प्रश्न हमारा था राजनीति रूढ़िवादिता क्या है, व्याख्या कीजिए। और हमारा सबसे पहला प्रश्न था लोकतंत्र और लोकमत के अंतर संबंध का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है।
अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं।